नमस्कार। जब कोई क्राइम एक भीड़ करती है तो सजा किसे मिलनी चाहिए? क्या सिर्फ उस एक इंसान को जिसने असल में वो काम किया, या फिर पूरे की पूरे ग्रुप को? देखिए, भारतीय कानून में इसी मुश्किल सवाल का जवाब दो धाराओं में छुपा है, सेक्शन 34 और सेक्शन 149। तो चलिए इनके बीच का जो अहम फर्क है उसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई अपराध एक समूह में होता है तो जिम्मेदारी तय कैसे की जाती है। क्या ये कॉमन इंटेंशन यानी एक सोची समझी योजना पर निर्भर करता है, या फिर ये कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सिर्फ एक साझा मकसद पर? इन दोनों के बीच कानून एक बहुत बड़ा अंतर करता है। चलिए एक बहुत ही सीधी सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त मिलकर एक डकैती की प्लानिंग करते हैं। एक दोस्त बाहर पहरा देता है और दूसरा अंदर जाकर चोरी करता है। यहाँ पर दोनों की प्लानिंग और भागीदारी एकदम साफ है। ये एक क्लासिक केस हुआ। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। 5 लोगों का एक ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है। अचानक वो प्रोटेस्ट हिंसक हो जाता है और उस ग्रुप का एक सदस्य किसी पर हमला कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या बाकी के 4 लोगों ने भी उस हमले की प्लानिंग की थी? शायद नहीं। बस यहीं पर कानून को एक अलग नजरिए की जरूरत पड़ती है। तो जो पहली सिचुएशन थी ना, उसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 44 में। ये साझा इरादे या कॉमन इंटेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है जब कई लोगों का दिमाग एक ही क्रिमिनल मकसद के लिए एक साथ काम कर रहा हो। अच्छा, तो कानून कहता क्या है? सेक्शन 34 के हिसाब से जब कई लोग एक कॉमन इंटेंशन से कोई क्राइम करते हैं तो उनमें से हर एक इंसान उस क्राइम के लिए ऐसे जिम्मेदार होता है मानो उसने वो क्राइम अकेले ही किया हो। मतलब अगर एक ने गोली चलाई तो प्लानिंग में शामिल सभी को हत्या का दोषी माना जाएगा। और इस सेक्शन के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? सिर्फ 2। इस नंबर को याद रखना जरूरी है क्योंकि यहीं से सेक्शन 149 का सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। तो सेक्शन 34 के लिए 4 मेन चीजें हैं। 1, कम से कम 2 लोग। 2, उनके बीच एक कॉमन इंटेंशन। 3, उस इरादे को पूरा करने के लिए किया गया कोई अपराध। और 4, जो सबसे जरूरी है, हर इंसान की एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये भागीदारी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर वो मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर बहुत जोर दिया है। महबूब शाह और पांडुरंग जैसे जो बड़े ऐतिहासिक केस हुए हैं, उनमें अदालत ने इसे मानसिक एकता या मीटिंग ऑफ माइंड्स कहा है। मतलब ये सिर्फ एक जगह मौजूद होना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साझा योजना का हिस्सा होना है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर जहां कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। यहां पर लागू होता है सेक्शन 149, जो एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पर काम करता है। यहां जिम्मेदारी किसी प्लानिंग पर नहीं, बल्कि एक अवैध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली की मेंबरशिप पर तय होती है। सेक्शन 149 ये कहता है कि अगर किसी अवैध जमाव का कोई भी सदस्य उस ग्रुप के कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई क्राइम करता है, तो उस जमाव का हर एक सदस्य दोषी माना जाएगा। यहाँ किसी और के काम के लिए भी जिम्मेदारी तय हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उस ग्रुप का हिस्सा था। इसी को कानून में विकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर कम से कम कितने लोग चाहिए? 5 या उससे ज्यादा। देखा, ये सेक्शन 34 से कितना अलग है। सेक्शन 34 के लिए 2 लोग काफी थे, लेकिन एक अवैध जमाव बनाने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। तो सेक्शन 149 के लिए क्या जरूरी है? एक अवैध जमाव हो जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई क्राइम किया गया हो। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिम्मेदारी के लिए सिर्फ उस ग्रुप की मेंबरशिप ही काफी है। मतलब सिर्फ मौजूदगी भी दोषी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अंतर को एकदम साफ किया है। जैसा कि इस कोर्ट में बताया गया है, सेक्शन 149 के तहत हर सदस्य का एक्टिवली भाग लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ उस अवैध जमाव का हिस्सा होना ही काफी है। ये बात सेक्शन 34 की एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली शर्त के बिल्कुल उलट है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। अब हम इन दोनों सेक्शंस की आमने सामने तुलना करेंगे ताकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सेक्शन 34 है समान इरादे के बारे में, मतलब एक सोची समझी योजना, जबकि सेक्शन 149 है साझा लक्ष्य के बारे में, एक कॉमन ऑब्जेक्ट जिसके लिए पहले से प्लानिंग करना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये टेबल देखिए, यहाँ पर सारे फर्क एकदम क्लियर हैं।
कम से कम लोग कितने चाहिए? सेक्शन 34 में 2, जबकि 149 में 5। कानूनी आधार क्या है? एक में है कॉमन इंटेंशन, दूसरे में कॉमन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है? सेक्शन 34 मानसिक एकता की बात करता है, तो सेक्शन 149 सिर्फ ग्रुप की मेंबरशिप की। और सबसे बड़ा अंतर, पार्टिसिपेशन। सेक्शन 34 में एक्टिव रोल जरूरी है, पर 149 में तो सिर्फ मेंबर होना ही काफी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालतों ने जो फाइनल लीगल प्रिंसिपल सेट किया है वो क्या है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया है। जैसा कि स्लाइड पर दिए गए कोट में कहा गया है, सेक्शन 34 का आधार है मानसिक एकता, मतलब एक कॉमन प्लान। और इसके ठीक उलट सेक्शन 149 का आधार है अवैध जमाव का होना और उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट। और अंत में सबसे बड़ा फर्क यही है, सेक्शन 34 जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, यानी संयुक्त दायित्व। क्राइम में सबकी सीधी जिम्मेदारी, क्योंकि सबने मिल के प्लान बनाया था। वहीं सेक्शन 149 वाइकेरियस लायबिलिटी या प्रतिनिधित्व दायित्व पर आधारित है, जहां किसी और के किए गए अपराध के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उस ग्रुप का हिस्सा था। तो कानून सिर्फ मौजूद होने और एक्टिवली हिस्सा लेने के बीच एक लाइन तो खींचता है, लेकिन असल दुनिया की जो उलझी हुई सिचुएशंस होती हैं, क्या उनमें ये लाइन हमेशा साफ साफ दिखाई देती है? किसी हिंसक भीड़ में कौन सिर्फ एक सदस्य था और किसकी एक्टिव भागीदारी थी, यही तय करना इन दोनों सेक्शंस की सबसे बड़ी चुनौती है। सोचने वाली बात है ना?